So once again, very welcome to today's program. मेरा नाम इस्फाकुर रहमान और मैं रीजनल हेड हूँ ओके लाइफ केयर में। और आज हम लोग चरा के प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा कैसे काम करती है और आज के टाइम में भी आयुर्वेदा क्यों चाहिए, या फिर आयुर्वेदा का फ्यूचर क्या है। दोस्तों, आयुर्वेदा सबसे ओल्ड मेडिसिन सिस्टम है। आपको पता होगा कि आयुर्वेद में सर्जरीज भी होते हैं, ऑपरेशन भी होते हैं। आज भी हमारे देश में हम इसको मॉडर्न आयुर्वेदा कह सकते हैं। इसको डोसेस को और भी प्यूरिफाई किया गया है। कौन सा प्रोडक्ट किस किस इंग्रेडिएंट से बनेगा उसमें भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ट्रीटमेंट अप्रोच में भी सुधार हुई है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी है यूएसटीएम, उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी खोला है। और रिसेंटली मैं भूल गया, वहां में भी 300 बेडेड एक मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी लॉन्च हुआ है, खुला है। तो ये जो डेवलपमेंट्स है ये हमारे फायदे के लिए है। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेदा और एलोपैथ कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, दोनों साथ साथ चल सकता है। किसी के कारण किसी दूसरे के प्रभाव में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दोनों एब्सोल्युटली सिनर्जिस्टिक हैं, एक दूसरे को मदद करके बेहतर रिजल्ट हमें दे सकते हैं। हमें थोड़ा डिफरेंस समझना होगा कि दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटीज होते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एलोपैथ में भी यूज होता है और आयुर्वेदा में भी यूज होता है। एक पौधा है जिसको दतुरा कहते हैं, आप सबने सुना होगा दतुरा का पौधा। एक बार ये से नो में जवाब दें और ये भी पता क्या पीपीटी साउंड वीडियो क्लियर है। ओके, तो दतुरा का जो पौधा है उसमें जो मेडिसिन मिलती है उसका जो मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड है उसका नाम है हायोसिन और हायोसियामिन। हायोसियामिन एंड हायोसिन, ये जो दतुरा का मेडिसिन है जो उसके फल में होता है, फ्रूट में और फ्लावर में होता है, इसको एलोपैथ में बहुत सारे एंटीस्पाज्मेटिक मेडिसिन में डाले जाते हैं। जैसे पेन के दौरान जो क्रैम्प्स आते हैं, एंटीस्पाज्मेटिक जो मेडिसिन होते हैं उसमें हाइसियामिन और हाइसिन डाला जाता है। लेकिन उन्होंने पूरा दतुरा के फ्रूट का पाउडर नहीं डाला, उन्होंने उसमें से सिर्फ हाइसियामिन को एक्सट्रैक्ट करके निकाला, या फिर हाइसियामिन जैसा ही दूसरा प्रोडक्ट लेबोरेटरी में बना, या फिर हाइसियामिन को लेबोरेटरी में बना, ये सिंथेसाइज किया। तो आप समझ सकते हो कि आयुर्वेदा में जो मेडिसिन यूज होता है बहुत बार सेम मेडिसिन ही एलोपैथ में यूज होता है। इसके अलावा एलोपैथ मेडिसिन में कुछ ऐसे सिंथेटिक मेडिसिन यूज होते हैं जो आयुर्वेदा में आपको नहीं मिलेगा, इनको बनाया जाता है। जैसे आयुर्वेदा में सारे दवाई सारे मेडिसिन आपको प्रकृति से मिलते हैं। पेड़ पौधे, मिनरल्स, अर्थ, सॉइल, पहाड़, फल, पत्ते, जड़ें, सारे नेचुरल चीजें से मिलेंगी। एलोपैथ में हर बार आपको ऐसा नहीं मिलता है। इसमें बहुत सारे दवाई को बनाई जाती है लेबोरेटरी में, इसको बनाया जाता है, इसके ऊपर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर ये दवाई हमारे लिए अवेलेबल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन 100% नेचुरल है, 100% नेचुरल है। एलोपैथ के ज्यादातर मेडिसिन मैन मेड है, इंसानों ने लेबोरेटरी में बनाई है। अब ये बात भी समझना होगा, इंसान जो लेबोरेटरी में बनाती है उन्होंने टारगेट के हिसाब से बनाया। अब कैसे बनता है मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। जैसे जब हम लेबोरेटरी में कोई भी दवाई बनाते हैं, कुछ दवाई एक्सीडेंटली बन जाते हैं, एक्सीडेंटल इन्वेंशन होता है। कोई ऐसा होता है कि हमारे पास पहले से एक दवाई है, उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करके उसका बेहतर अपग्रेडेड वर्जन लेके आते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे, गैस्ट्राइटिस के लिए ओमेप्रोजल खाते थे, फिर रेबोप्रोजल खाते हैं, फिर पेंटोप्राजल आ गया, फिर एस्मोप्राजल आ गया, उसका अपग्रेडेशन।
एंटीबायोटिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, पहले नॉर्फ्लॉक्सासिन आता था, उसका ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, पहले टिनिडाजोल आता था, अभी मेट्रोटिनिडाजोल हो गया। यानी जो दवाई हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, उसमें हम लोग चेंजेस करके अपग्रेड करके लेके जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हमें रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना होता है, क्योंकि इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एलोपैथ का काम करने का तरीका भी अलग होता है। आप ये भी कह सकते हो, एलोपैथ बिल्कुल इमरजेंसी मेडिसिन है, यानी तुरंत आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अब जाहिर है, जो दवाई प्रकृति में नेचुरली है, जो पेड़ पौधे हमारे नेचर में पहले से ही हैं, जिसको हम लोग सदियों से, हजारों लाखों सालों से खाते आ रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अगर आप रोजाना एप्पल खाते हैं, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके घर में पुदीना के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, ये अगर आप रोजाना आप अपने खाने में थोड़ा थोड़ा खाओगे, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो दवाई हमने लैब में बनाई है, जो नेचर में नहीं है, और हमें पता भी नहीं है इसके रिएक्शंस कैसे होंगे, जाहिर है उसका साइड इफेक्ट होता है। और कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत हार्मफुल होते हैं और कुछ छोटे मोटे होते हैं। इसीलिए ये बहुत रेस्ट्रिक्शन यूज में दिया जाता है और कहा जाता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही लेना है। इसका मतलब है कि एलोपैथ का मेडिसिन हमें तुरंत फायदा देता है, लेकिन हमें कम टाइम के लिए लेना है और डॉक्टर के सलाह पे लेना है। आप जानते होंगे, सालाना हर साल पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बहुत सारे डेथ्स भी होते हैं। नॉट ऑल ऑफ ए सडन, बट ड्यू टू लॉन्ग टाइम। ये बात तो आप जानते होंगे कि बहुत ज्यादा पेन किलर लेने से किडनियां खराब होती हैं, लिवर में प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे मेडिसिन से गैस्ट्रिक इरिटेशन होते हैं, एलर्जीज होते हैं, स्किन रैशेस होते हैं, ये कॉमन है। कुछ साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से डरना जरूरी है। और जब भी डॉक्टर हमें मेडिसिन लिखता है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनमें साइड इफेक्ट्स हैं। यानी आप एलोपैथ के मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के लेंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन वहां में आयुर्वेद के कोई भी प्रोडक्ट्स आप जिंदगी भर ले सकते हैं, लाइफ टाइम, नो साइड इफेक्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं, जो एक पहला जो एक मामूली सा डिफरेंस मैंने बताया, आप लोग समझ गए होंगे। ग्रेट। एक और चौंकाने वाली छोटा इंफॉर्मेशन देता हूं। आज से बहुत साल पहले एक मेडिसिन मिलती थी जिसका नाम था थैलिडोमाइड, और ये गर्भवती महिला को दिया जाता था वॉमिटिंग को रोकने के लिए, उल्टी रोकने के लिए। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स होते हैं तो उसको रोकने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता था तब। अब दूसरा दिया जाता है। और धीरे 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 पता चला, ये जो थैलिडोमाइड मेडिसिन है, अगर इसको कोई भी गर्भवती महिला लंबा टाइम तक इस्तेमाल करे तो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स दिखते हैं। टेराटोजेनिक इफेक्ट्स का मतलब है ये दवाई पेट में बच्चों के शरीर में पहुंच जाता है। अगर शुरू में ही वो गर्भवती महिला ने ये मेडिसिन लेना शुरू किया, तो ये मेडिसिन प्लेसेंटा से गुजर के, प्लेसेंटा मतलब वो जो तार माँ और बच्चे के शरीर के साथ कनेक्टेड होता है नेवल के थ्रू से, तो ये दवाई प्लेसेंटा से गुजर सकता है। और देखा गया, अक्सर ऐसे बच्चे सिल लिम्ड पैदा होते हैं। सिल लिम्ड का मतलब होता है दोनों हाथ और दोनों पैर इस पार्ट से नहीं होंगे, नहीं रहता है। आप लोगों ने कभी ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे जिनके हाथ और पैर नहीं है। तो ये एक मामूली सा उल्टी करने वाली दवाई का साइड इफेक्ट है, लेकिन उस वक्त तक हमें इसका ये साइड इफेक्ट पता नहीं होता था, नहीं पता होता था। तो ये भले ही आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, बट दिस इज ट्रू कि मेडिसिन के सारे ऐसे खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो आज के डेट में भी हमें नहीं मालूम, हो सकता है आने वाला टाइम में हमें पता चले। तो हमेशा दोस्तों, हमेशा एलोपैथ के मेडिसिन डॉक्टर के सलाह पे ही ले। उसके ऑपोजिट में आयुर्वेदा के मेडिसिन बिल्कुल सेफ है। आप जिंदगी भर दो, इस तरह के खतरनाक साइड इफेक्ट्स इनके कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात, एलोपैथ की मेडिसिन जो रिजल्ट देता है वो ज्यादातर सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ का मतलब होता है किसी भी बीमारी के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी को
मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है किसी के शरीर में, अगर मलेरिया का पैरासाइट उसके घुस गया है तो उसके लक्षण क्या होंगे? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। मलेरिया के लक्षण क्या होंगे? अगर किसी के शरीर में मलेरिया का पैरासाइट चला गया उसका लक्षण क्या होंगे? बुखार होगा, कमजोरी होगी। करेक्ट। यानी मलेरिया का इलाज के लिए हमें बुखार को कम करने का दवाई देना होगा और पैरासाइट को मारने के लिए क्विनाइन देने होंगे। तो ज्यादातर बार जो सिम्टम्स हमें मिलते हैं बीमारियों का उसका ही इलाज होता है ज्यादातर केसेस में। उसका जो रूट कॉज है उसके एग्जैक्ट इलाज परमानेंटली नहीं होते। खास करके अगर आप डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की बीमारी को देखो, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाई दी जाती है, कैंसर को कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है लेकिन वो दोबारा से आता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने का दवाई दिया जाता है इसलिए दोबारा से लेना पड़ेगा कल। आयुर्वेदा में ये ऑपोजिट है। आयुर्वेदा का अप्रोच है कि बीमारी को जड़ से मिटाओ, इसीलिए टाइम लेगा। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में बताता हूं। क्या कोई यहां पे है जिनको माइग्रेन है? माइग्रेन। माइग्रेन में दो जो बेसिक रीजन है वो ये है कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, उसके कारण कोई भी हो सकता है और उसके कारण आपको सर दर्द होता है एक साइड का। इसके लिए हम क्या देते हैं? पेन किलर्स। क्या पेन किलर से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो, नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपका जो पेन है उसको बंद करेगा थोड़ी देर के लिए। इसीलिए माइग्रेन वाले बहुत लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लेते रहना होता है क्योंकि सिर्फ पेन को कंट्रोल किया जाता है। वहां में हम लोग ब्रेन फ्यूल देंगे। ब्रेन फ्यूल ब्रेन तक, उसमें क्यूरक्यूमिन है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट, और ये क्यूरक्यूमिन ब्रेन तक ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देता है क्योंकि ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में एक फिल्टर होता है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, ये वो फिल्टर को क्रॉस कर सकता है। तो कुरकुमिन C3 अपने साथ ब्रेन फ्यूल में मौजूद बाकी सारे न्यूट्रिशन को भी लेके जाएगा जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, ब्रेन के सारे न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा काम करेगा। ये एंटी पेन भी है, साथ साथ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से भी रोकेगा। यानी अगर हमने किसी को ब्रेन फ्यूल दिया कम से कम 90 दिनों के लिए तो उसका माइग्रेन कंप्लीटली क्योर हो सकता है। वहां पे हमने सिर्फ पेन किलर दिया तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों, हमें लोगों को बहुत अच्छे से दिखाना है कि हम आयुर्वेदा में हम प्रोडक्ट्स को या फिर मेडिसिन को बीमारियों को रूट से खत्म करने के लिए देते हैं। सो इट टेक्स टाइम 90 to 120 डेज। एलोपैथ में हम ज्यादातर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए प्रोडक्ट देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा इस पृथ्वी की सबसे ओल्ड मेडिसिन सिस्टम है और आयुर्वेदा के बहुत सारे नाम हैं। जैसे आप जानते होंगे, हर एक सिविलाइजेशन का, हर एक कल्चर का, हर एक संस्कृति, हर एक देश के अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। आप उसको थोड़ा बहुत आयुर्वेदा कह सकते हो लेकिन आयुर्वेदा ज्यादा प्यूरिफाइड है। इसमें सबसे ज्यादा रिसर्चेस हुई है। हर देश में, हर जगह में, हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में जो भी उनके नेचुरल पेड़ पौधे होते हैं वहां से वो लोग उसकी मेडिसिन बनाते हैं। सो इंडिया में भी था लेकिन इंडिया में लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन किया, इसमें ज्यादा वक्त दिया, इसमें बहुत सारे रिसर्चेस हुए, इसको और भी डेवलप किया। दूसरे कंट्रीज में सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन है लेकिन ये कंप्लीट एक आप कह सकते हो कंप्लीट एक मेडिकल कोर्स ही बन गया। इसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें ड्रग रिसर्च है, इसमें डेवलपमेंट्स होती है, इसमें मॉडर्न मेडिसिन का कॉन्सेप्ट डाला गया है और भी इसमें डेवलपमेंट्स होती रही है। लेकिन दूसरे देशों का वो सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ जड़ी बूटी में रह गया। लेकिन हमारा आयुर्वेदा बहुत आगे बढ़ गई है, ये और भी बेहतर हुई है। आयुर्वेदा को मदर ऑफ ऑल हीलिंग कहा जाता है और लगभग हर बीमारियों को आप इस ट्रीटमेंट सिस्टम से ठीक कर सकते हो। आप लोगों से मैं एक छोटा सा चीज जानना चाहूंगा। दुनिया में आज की वक्त में जितनी बीमारियां हैं आज के टाइम पे, और जितनी बीमारी इन्फेक्शन से होती है यानी परजीवी से होते हैं, बैक्टीरिया वायरस से होती है, क्या ये परजीवी सिर्फ पिछले 10-15 साल से धरती पे है
क्या ये 100 साल पहले धरती पे नहीं थे? यस या नो में जवाब दें। ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, परजीवी, पैरासाइट्स क्या 100 साल पहले धरती पे नहीं थे? थे, करेक्ट। तो लोगों को पहले भी तो इन्फेक्शन होता था और वो ठीक भी होते थे। हाँ, उस वक्त हाइजीन कम था तो इन्फेक्शन तेजी से फैलता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बीमारी से पूरी दुनिया की आबादी खत्म हो गई। बीमारी होती थी, लोग मरते भी थे और बहुत सारे लोग रिकवर भी होते थे। यानी आज के टाइम पे इन्फेक्शन वाले बीमारी को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया हाइजीन से, वैक्सीन से। लेकिन ये बीमारी पहले भी थी और पहले भी लोग ठीक हो रहे थे। हाइजीन और बेहतर ट्रीटमेंट सिस्टम ना होने के कारण डेथ ज्यादा होती थी। आज के टाइम में जो बीमारी है, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, यानी लाइफस्टाइल डिजीज, ये ज्यादा हो रही है और इसका भी इलाज आयुर्वेदा में है। तो हम कह सकते हैं आयुर्वेदा में हर तरह का बीमारियों का इलाज है, चाहे कम्युनिकेबल हो, नॉन कम्युनिकेबल हो। आयुर्वेदा को जो अप्रोच है आपको थोड़ा समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बता पाए। जब एक कोई पेशेंट एक मॉडर्न एलोपैथ मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो पेशेंट उसका डायग्नोसिस करेगा, ये देखेगा लिवर का फंक्शन कैसा है, ब्लड में सब कुछ सही है या कम है, किडनी का फंक्शन कैसा है, उसके सिम्टम्स पूछेंगे। थोड़ा सा और भी डिटेल में, डेप्थ में उसका डायग्नोसिस हो सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकता है। तो एक ऑर्गन या फिर कुछ ऑर्गन्स, एक फंक्शन, एक सिस्टम का टेस्ट होता है और वहां से पता लगाया जाता है आपका लिवर कमजोर है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, ब्लड में गड़बड़ है, या फिर पैथोलॉजी से पता चलेगा इन्फेक्शन है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। ऐसा भी है लेकिन ये उसका छोटा पार्ट है। आयुर्वेदा का जो मेन अप्रोच है वो एक इंसान के शरीर को एक यूनिट के हिसाब से देखता है, लंग्स, लिवर, किडनी के हिसाब से नहीं देखता। और उस शरीर को देखने का नजरिया ये नहीं है कि उसका शरीर बीमार है, उसको देखने का नजरिया ये है क्या वो तन मन धन यानी आध्यात्मिक तौर से खुश है, क्या वो दिमागी तौर से पीसफुल है, क्या वो शारीरिक तौर से भी खुश है, यानी बॉडी, सोल एंड माइंड। जैसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट एलोपैथ में देखते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट, काउंसिलर, साइकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और कंसर्न डिपार्टमेंट, ये सारा चीज आयुर्वेदा में एक यूनिट के हिसाब से देखा जाता है। अगर मैं इस्फाकुर रहमान किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मेरा लंग्स, लिवर, किडनी का जांच करेगा, लेकिन आयुर्वेदा में देखेगा क्या इस्फाकुर रहमान मेंटली हेल्दी है, क्या वो फिजिकली हेल्दी है, क्या वो स्पिरिचुअली भी हेल्दी है, क्या उसका सोशल लाइफ अच्छा है, क्या उसका फैमिली लाइफ अच्छा है, क्या वो फाइनेंशियली भी ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज आयुर्वेदा में आता है। ह्यूमन बॉडी को आयुर्वेदा में तीन चीजों से डिफाइन किया जाता है, बत, पित्त, कफ। और ये तीनों सिस्टम हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को इकट्ठा समझाता है। ये तीनों सिस्टम बैलेंस रहेगा तो हम हेल्दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा एग्जांपल देता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, ये हो गया आपका बत, सॉरी ये हो गया आपका पित्त। ये सिस्टम अगर कमजोर है तो आप बीमार होंगे, ये सिस्टम अगर ज्यादा काम कर रहा है तब भी हम बीमार होंगे। तो आयुर्वेदा में बत, पित्त, कफ हमारे बॉडी को दर्शाती है। और जैसे हम समझते हैं कि पूरी जो यूनिवर्स है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बनी है, उसी के दो दो तत्वों से हमारे वत, पित्त, कफ बने। जैसे आकाश और वायु से वत बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब थोड़ा सा हमारे भाषा में समझते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। जैसे जब हम चलते हैं हमारे हड्डियां मूवमेंट होती है, हमारे मसल्स मूवमेंट्स होती हैं। तो ये जो मूवमेंट है इसको, और जॉइंट में जो लुब्रिकेशन होता है उसको, और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स, मसल, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, यानी हमारा शरीर का ढांचा, ढांचे का मूवमेंट और शरीर का मूवमेंट, इसको कहते हैं कफ। खाना खाया, खाना हजम हुआ, उसके बाद आपको बॉडी को खाने में से मौजूद सारे विटामिन मिनरल्स मिले, आपने उसका इस्तेमाल किया, और जो बाकी कचरा है वो बॉडी से पेशाब, टॉयलेट, पसीने, ये सारे माध्यम से बाहर चला जाएगा। ये पूरा सिस्टम को कहते हैं पित्त। बॉडी के अंदर में भी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे खून बह रहा है, लंग्स बैलून की तरह मूवमेंट करता है, उसके नीचे एक डायफ्राम है जो उसको ऊपर नीचे खींचता है,
पेट में खाने पीने की चीजें आगे बढ़ती हैं, बॉडी में नर्व के सिग्नल्स में मूवमेंट होती है। ये जो सारे इंटरनल मूवमेंट्स है, बॉडी के फंक्शंस, बॉडी के अपने कम्युनिकेशन, हॉर्मोन्स बॉडी को, बॉडी से दिमाग सारे सारे शरीर से बात करता है हार्मोन के थ्रू से, नर्व सिग्नल मूवमेंट होती है, ये सारा होता है बत। ये जो 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, बत पित्त कफ, ये खाने से बिगड़ सकती है और खाने से सही भी हो सकता है। ध्यान रखना है, कोई भी खाना एक्सेस नहीं खाना चाहिए, कोई भी खाना कम नहीं खाना चाहिए, वजन को मेंटेन करना है। और खाना शुड बी अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ टेस्ट, टेस्ट नॉट टेस्ट, मतलब आपके खाने में हर तरह का स्वाद होना चाहिए, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा और एस्ट्रिंजेंट, जिसको हम लोग स्वीट, सॉल्ट, बिटर, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। यानी इसमें फ्रूट्स होना चाहिए जिसमें स्वीट सॉल्ट होता है। जस्ट अ मोमेंट। खाने में फ्रूट्स में खट्टा मीठा और थोड़ा सा नमकीन भी होता है, सलाद में, उसके बाद दही में, फिर तीखा मिर्चा में, ये सारे अलग अलग टेस्ट का कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए। इसका मतलब है हमें फ्रूट्स भी लेने होंगे, वेजिटेबल्स भी लेने होंगे, सलाद भी लेने होंगे और दही भी लेना होगा। और थोड़ा बहुत गरम मसाला हमें रेगुलर अपने खाने में रखना चाहिए। गरम मसाला का मतलब सिर्फ धनिया, लौंग, दालचीनी नहीं है, इसमें अदरक, लहसुन, इलायची, ये सब भी आता है। कुछ बीमारियों में कुछ खाना कम खाना चाहिए, कुछ खाना ज्यादा खाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हमने खाने में बैलेंस की तो हमारा सारे सिस्टम बत पित्त कफ सही रहेगा। अब थोड़ा इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, इस लेफ्ट वाले में जो चार्ट है, जैसे मैंने कहा था पित्त ये डाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। अगर हमारा पित्त बिगड़ जाएगा तो गैस, एसिडिटी, स्टोमक इरिटेशन, सर दर्द, हेयर फॉल हो सकता है, बाल उम्र से पहले सफेद हो सकते हैं, स्किन रैशेस, खुजली, बॉयल्स, पिंपल्स, माउथ अल्सर, इंटेस्टिनल अल्सर्स हो सकते हैं। अगर बत आपका बिगड़ जाए, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर, ढांचा, बोन्स, मसल, इसका सिस्टम अगर बिगड़ जाए तो बॉडी टाइट हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत होगा, आर्थराइटिस भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा एंजाइटी होगा, रेस्टलेसनेस लगेगा और नींद कम आ सकती है। बॉडी का जो इंटरनल कम्युनिकेशन और मूवमेंट्स हैं जिसको हम लोग कफ कहते हैं, वो अगर बिगड़ जाए तो सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दिक्कत, सर दर्द, भूख कम लगना, एस्थमा, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, कमजोरी होना, लिथर्जी होना, बहुत ज्यादा नींद आना, ये सारा कुछ हो सकता है। तो क्या आप अभी इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा खाना किसमें कैसे लेना है? तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इस सीजन में, मतलब विंटर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आर्क्योवेटिक। इस प्रोडक्ट को थोड़ा समझते हैं। इसमें ग्रीन किराटा है, आप फोटो के हिसाब से देख सकते हैं, ये ग्रीन किराटा है, ये कुटकी है, ये सोएटिया है, ये लिकोराइस है, ये गिलॉय है, ये आंवला, ये लौकी गॉड और ये गम एराबिक। ये जितने भी जड़ी बूटी इसमें डाला गया है, ये ज्यादातर हर तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन में डाले जाते हैं। ज्यादातर आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन उठा लो, उसमें इसमें से कोई ना कोई एक जड़ी बूटी जरूर होता है। और ये मल्टी फंक्शन वाले जड़ी बूटी होते हैं, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे गिलोय डाला है, ये वाला गिलोय है। गिलोय डायबिटीज में भी काम करता है, बुखार में भी काम करता है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के डिफेंस यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, कमजोरी को ताकत भी देगा, बीमारियों से आपको जूझने में मदद करता है। तो ये मल्टी बेनिफिशियल जड़ी बूटी है। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि दुनिया में जितने सारी बीमारियां हैं, अगर हम उसके लिस्ट बनाते हैं, मान लेते हैं उसमें 500 बीमारी हो गई, हालांकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, हम लोगों ने मान लिया 500 बीमारी है। अब
एक इंसान, आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने से ले लो, अपने रोजमर्रे की जिंदगी में जो कुछ भी खाता है वो कितने अलग अलग तरह का खाना होता है। अनाज खाएगा, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, बाजरा हो सकता है, इस तरह के ग्रेन्स हो सकते हैं। उसके अलावा लेंटिल्स होगा, मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, यानी अनाज में उसके पास 5-6 ऑप्शंस हैं, हालांकि लेता ही एक या दो ही। दाल में से उसके पास 4-5 ऑप्शन आ गया, यानी टोटल 10 हो गया। सब्जी में थोड़ा ज्यादा आता है, 20 ऑप्शंस मान लेते हैं। उसके अलावा फलों में उसके पास 20 ऑप्शन है मान लेते हैं। दूसरे चीजें सलाद वगैरह के लिए 20 ऑप्शंस मान लेते हैं। यानी हम नेचर से ज्यादा 100 आइटम्स लेते हैं। 100 आइटम्स हमारे पास है नेचर से, जिसमें से हर कोई 100 नहीं खाता है, मुश्किल से 15-20 लेते होंगे। आप बताएं, आप कितना आइटम ऐसे रोजाना अपने खाने में लेते हैं आउट ऑफ नेचर? नेचर में से जो भी मैंने लिस्ट बताई आपको, कि पूरे दुनिया में लोग 100, उनके पास ऑप्शंस हैं तो वो लेके खाना खाते हैं, तो मुश्किल से हम लोग 10 आइटम ऑन एन एवरेज खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, 500, 1000, 2000 जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, उससे हमारे शरीर को बचाने के लिए ऊपर वाले ने सारे फायदे ये 15-20 फल फूलों में देके रखा है। इसीलिए ये मल्टी फंक्शनल है, और हर बीमारी का इलाज इन्हीं प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हमारे खाने पीने में होती है। तो आरोग्य बटी ऐसे ही दुनिया के बेहतरीन नेचर में मिलने वाली जड़ी बूटी से बनी है। आरोग्य बटी आप कह सकते हो ये एक कंप्लीट मेडिसिन है। कंप्लीट मेडिसिन का मतलब है ये हर बीमारी के लिए है। अगर कोई आपसे कोई भी बीमारी का दवाई मांगे और आपको नहीं पता कौन सा देना है, आप आंख बंद करके आरोग्य बेटी दे दो, क्योंकि ये हर बीमारी में काम करता है। इससे कंप्लीट मेडिसिन। और इसमें जितनी भी जड़ी बूटी डाली गई है, इसमें से 2-3 जड़ी बूटी से डाल के बेहतरीन मेडिसिन बनते हैं, लेकिन हमने सब कुछ डाला है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी वायरल है। यानी इस वक्त जो लोगों को वायरल फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है, डेंगू वगैरह हो रहा है, ये सारे बीमारियों में आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये बद पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। यानी सिस्टम, बॉडी का फंक्शंस, बॉडी का ऑर्गन्स, बॉडी के जितने भी फंक्शनल सिस्टम्स हैं, ये सारे सिस्टम को भी सही रखेगा। जो लोग कमजोर हैं और जिनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर है, उसके बॉडी के फंक्शंस को भी और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाएगा। यानी आप बीमारियों से जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है, और आप आंख बंद करके इसको हर बीमारियों में दे सकते हैं। इसका डिटेल्स थोड़ा सा आपको बताता हूं। ये बहुत ही असरदार प्रोडक्ट है, और लिस्ट मैंने बताई है इसमें क्या क्या डाला गया है। ये बहुत स्ट्रांग है, पोटेंट है, और इसके रिजल्ट्स आपको तुरंत मिलता है। हालांकि हम 90 टू 120 डेज का कोर्स देते हैं, लोग एक महीने में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। एक महीने में किसी का इम्यून सिस्टम को आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, यू नीड टाइम। सो आप हमेशा 90 से 120 दिन इस कोर्स के लिए लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड करें। ये हर तरह का बीमारी को दूर करेगा, हर तरह का बीमारी, खास करके इन्फेक्शन। इसके अलावा बॉडी के जो 3 मेन सिस्टम है, बत पित्त कफ, त्रिदोषा जिसको बोलता है आयुर्वेदा में, उसको बैलेंस करेगा। आपके सारे ऑर्गन्स को अच्छा रखेगा, बॉडी को रिजुवेनेट करेगा, दोबारा से पहले जैसा एक्टिव और स्ट्रांग बनाएगा। बॉडी, माइंड और सोल को भी, खास करके बॉडी और माइंड को भी रिलैक्स करेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। इसमें 60 टैबलेट आती है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप 2-2 टैबलेट 2 बार लेना। अगर उससे ज्यादा वजन है, आप 3-3 टैबलेट 2 बार लेना। दोस्तों, दूसरा प्रोडक्ट ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं हल्दी तुलसी। इंडिया के हर किचन में कम से कम हल्दी तो इस्तेमाल होता ही है। और यकीन मानिए, हम भारत के लोग थोड़ा बहुत अनहाइजीनिक है। और मैं मानता हूं कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। बाहर के लोग बाहर के लोग या फिर जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कंट्रीज होते हैं, समाज होती हैं, आप यूरोप के कंट्रीज ले लो, जापान ले लो, जहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं,
वो लोग जितना हाइजीनिक होते हैं, जितना साफ सुथरा होते हैं, क्या हम उनके जैसा हाइजीन मेंटेन करते हैं? ये या नो में जवाब दें। बिल्कुल नहीं। आप देखो जो रोड साइड में खाना मिलता है ना, ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि मैंने देखा एक दो ऐसे वीडियो, वो तो ठीक से आपका प्लेट भी नहीं धोता, खाना लगाने से पहले अच्छे से हाथ नहीं धोता, नाखून बड़े बड़े हैं, गंदे हैं, उनके बर्तनों में खाने में मक्खियां गिर रही हैं। यानी आप कह सकते हैं हम बहुत अनहाइजीनिक तरीके से जिंदगी जीते हैं, लेकिन बीमार नहीं होते। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री के लोगों को इंडिया में 1 महीने के लिए छोड़ दो, हमारे हाइजीन के हिसाब से वो सीवियरली बीमार हो जाएगा। लेकिन हमारा रसोई और हमारा खाने पीने का जो तरीका है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर रखता है। उसमें से एक है आपके रसोई में मिलने वाले और हर रोज आपके खाने में डालने वाले हल्दी। ये एक मिराकुलस रोज इस्तेमाल होने वाली दवाई है, लेकिन हमें नहीं मालूम। आप देखो पुराने जमाने में चोट लगने पे, जलने पे, स्किन की प्रॉब्लम में हल्दी लगाते थे, सर्दी जुकाम में हल्दी दिए जाते थे, अगर कोई कमजोर है, बीमार होता है, तब भी हल्दी की जूस पिलाई जाती थी। लोग अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए हल्दी के लेप लगाती हैं। तो ये हल्दी को हम लोगों ने सदियों से मल्टीपर्पज कामों से इस्तेमाल किया। और तुलसी का भी सिमिलर बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये जो मेडिसिन बना है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेचर है। प्रकृति में मिलने वाले सबसे बेहतरीन दो इंग्रेडिएंट है हल्दी और तुलसी। इसका कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त मेडिसिन बनाती है। इसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहा जाता है। दोस्तों, इम्यूनोमॉड्यूलेटर को आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। एक सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है। कुछ लोगों को थोड़ी सी धूल मिट्टी में बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, एलर्जी हो जाती है। क्या उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या बहुत ज्यादा एक्टिव है? वीक और वेरी एक्टिव? प्लीज जवाब दें। गलत जवाब दिया हम लोगों ने। उनका इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं है, ज्यादा एक्टिव है। ज्यादा एक्टिव का मतलब है जब भी हमारे शरीर में कोई बाहर से कोई भी पार्टिकल घुसता है, तो बॉडी उसको पहचान लेता है कि ये दुश्मन है, इसको मार के बाहर निकालो। आप सोचो, अगर 5 पार्टिकल अगर अंदर गया और बॉडी ने इसको मार के बाहर निकालने के लिए पूरे केमिकल रिएक्शन की चेन शुरू कर दी, जिसमें आपके सांसें तेज हो जाएंगी, बॉडी म्यूकस बनाएगा, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाएंगे, टी सेल्स बढ़ जाएंगे, इम्यून रिस्पॉन्सेस दिखना शुरू हो जाएगा, यानी अब बाहर जाते आपको छींकें आ जाएंगी। नेचर ने हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बैलेंस बनाया है कि आप पहले पहचानो क्या ये आपको नुकसान करेगा, क्या यह बैक्टीरिया वायरस है। अगर नहीं है, अगर थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है, उतने धूल मिट्टी अगर अंदर चला गया जिससे नुकसान नहीं होगा, तो आप रिस्पॉन्स मत करो। बहुत ज्यादा धूल अगर लंग्स के अंदर जाना शुरू होगा, तो वो लंग्स के अंदर जाके जमा होगा। इसीलिए नाक की जो नॉस्ट्रिल में जो हेयर्स होते हैं उसको पहचान लेता है और उसको बड़ी छींक छींक के साथ बाहर निकालती हैं। तो इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। और अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है, धूल मिट्टी में भी ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे बैक्टीरिया घुस गया। तो ये जो प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ एक और ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है i3, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो नॉर्मल तक लेके आएगा, बहुत कमजोर है तब भी नॉर्मल तक लेके आएगा। तो ये खास करके एस्थमा पेशेंट को देना चाहिए, जिनको थोड़ा सा धूल मिट्टी से उनके एयरवे में स्पाज्म हो जाता है और उसमें म्यूकस रिलीज होने लगता है। जिसको भी बहुत ज्यादा स्किन एलर्जीज, रैशेस, इस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए शानदार मेडिसिन है। इसीलिए इसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहा जाता है। हल्दी और तुलसी दोनों सर्दी जुकाम खांसी के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। उसके अलावा बॉडी का इम्यून सिस्टम को, एंटी माइक्रोबियल रेस्पॉन्स को बेहतर करेगा, डाइजेशन के लिए अच्छा है, एस्थमा के लिए अच्छा है, सरदर्द के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, ब्लड प्यूरिफाई भी करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, और इस तरह के बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट का है। थोड़ा सा बेनिफिट्स का लिस्ट आपको शॉर्टकट में दिखाते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे बॉडी में।
तुलसी और हल्दी में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले ये एंटीबैक्टीरियल होने के कारण जैसे विंटर सीजन में इन्फेक्शंस होते हैं वो कम हो जाएगा। एलर्जी, सर्दी, जुकाम, खांसी, अब की सीजन में आप ये प्रोडक्ट लोगों को जरूर रेकमेंड करें। ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, इन्फेक्शन को फाइट करेगा, सर्दी जुकाम को दूर रखेगा, बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, फंगस आती है उसको दूर रखेगा, बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेगा, एंजाइम रिएक्शंस को बेहतर करता है, यानी ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर भी है, बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस करता है, इम्यून सिस्टम को हमेशा नॉर्मल रेंज पे रखेगा, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है और जॉइंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो इसके बहुत मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं और ये प्रोडक्ट आप विंटर में इस सीजन में लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मुक्ताबटी, जो एंटी हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब है जो ब्लड प्रेशर को कम करती है। जो अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, अगर ज्यादा है हाइपरटेंशन, और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें ब्राह्मी डाला गया है। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस, टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ती है? नीतीश जी, आपका हैंड राइज है, कुछ कहना चाहते तो चैट बॉक्स में लिखें। अच्छा, आपने रिस्पॉन्स किया, जानते हैं मतलब, ओके ग्रेट। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि बच्चों को जिनको मैट्रिक एग्जाम्स देना होता है, जो जिसको पढ़ाई ज्यादा करना चाहिए, हम उसको ब्रेन टॉनिक लाके देते हैं। ये पता होता है कि ब्रेन टॉनिक में ब्राह्मी होता है और ब्राह्मी के साग भी हम उनको बहुत खिलाते हैं कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्रेन को एक्टिव रखता है, ब्रेन को मतलब कंफ्यूज नहीं करेगा, टेंशन नहीं देगा, ब्रेन को रिलैक्स रखेगा और एक्टिव रखेगा, इसके फंक्शंस को बेहतर करेगा, इसमें टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं आने देगा। तो इसमें जो ब्राह्मी डाला गया है, इसका मतलब ये है ये ब्रेन को रिलैक्स करके भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद इसमें शंख पुष्पी डाला गया है, इसमें भी गिलोय डाले गए हैं। तो आप समझ सकते हो गिलोय कितने मल्टी फंक्शनल हर्ब है। इसमें मुक्ता पिस्टी डाला गया है, बच डाला गया है, अश्वगंधा और पर्पल पिस्टी भी डाला गया है। ये सारे जो मिश्रण है, हर मिश्रण यानी हर एक जड़ी बूटी अलग अलग तरह से बॉडी को ब्लड प्रेशर को कम करता है। कोई ब्रेन पे काम करेगा, कोई हार्ट पे काम करेगा, कोई आर्टरी पे काम करेगा, कोई ब्लड को पतला कोई आपको रिलैक्स करेगा। तो सबका जो अप्रोच है अलग अलग है और हमने इसके बहुत सारे फायदे देखे हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन को कम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। उसके अलावा बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको रीजन नहीं पता और कैसा लग रहा है आपको भी नहीं पता, बट यू अंडरस्टैंड कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी हम ये प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। नींद ना आने की बीमारियों में दे सकते हैं, अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तब भी दे सकते हैं। दिल की धड़कनें बहुत बार तेज हो जाती है जिसको हम लोग पल्पिटेशन कहते हैं। जैसे आप नॉर्मल है, चल फिर रहे हैं तो आपका दिल की धड़कन होगी 72 बीट्स पर मिनट। अगर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। बहुत बार हार्ट की बीमारियों से लोगों की दिल की धड़कनें नॉर्मल कंडीशन में भी बढ़ जाती है, बहुत जोर जोरों से धड़कता है, उसको पल्पिटेशन कहते हैं। हार्ट पेशेंट्स को ऐसा होता है, तो उसको कम करेगा। सीने में दर्द, सर दर्द, इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी ये काम करता है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट ब्लड प्रेशर को कम करता है, अच्छी नींद देगा, ब्रेन को रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को कम करेगा, आपके माइंड को सूद करेगा, शांत रखेगा, डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है और ये मल्टी फंक्शनल, मल्टी डायमेंशनल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। तो अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किसी को स्ट्रेस होता है, आप उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगले प्रोडक्ट तक पहुंचता हूं, तब तक आप अपने फीडबैक्स इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में
दो प्रोडक्ट्स के बारे में आप अपना, तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप अपना राय दे सकते हैं, आउट ऑफ 10 आप रेटिंग दे सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सौंफ जीरा धनिया मिर्च। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले कहा था गरम मसाले हमारे खाने में होना चाहिए, आपके रसोई में होने के कारण हमारा बॉडी बहुत हेल्दी रहता है। और ये सारे जो गरम मसाले हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अच्छा दोस्त है। हम खाने में जो गरम मसाले डालते हैं हमें लगता है सिर्फ ये टेस्ट के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। गरम मसाले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप देख सकते हैं चार चार ऐसी चीजें डाली गई हैं जो आपके रसोई में यूज होता है। सौंफ, जीरा, धनिया रोजाना आपके किचन में यूज होता है। उसके अलावा मिंट, पुदीना के पत्ते हम लोग चटनी सलाद में कभी कभी लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करना ये पत्ते भी रोजाना आप अपने खाने में रखें। आयुर्वेदा में कहा जाता है पित्त को अच्छा रखने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए जो हरी पत्तियां जिसका चटनी हम खाते हैं उसको खाते रहना चाहिए। धनिया के पत्ते की चटनी, पुदीना के पत्ते की चटनी, उसको करी पत्ते की चटनी, इस तरह का जो पेस्ट हम लेते हैं उसको लगातार लेना चाहिए। ये जो चार चीजों को डाला गया है ये आपके पेट का बहुत अच्छा दोस्त है। लिवर का, पेट का, इंटेस्टाइन का, गोल ब्लाडर का, यानी आपके पेट का कोई भी गड़बड़ी के लिए आप ये प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। इसको कार्मिनेटिव कहा जाता है। एक्सेस गैस, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, डिस्कम्फर्ट, इनडाइजेशन, ऐसे केसेस में ये बहुत अच्छा मेडिसिन है और ये आपकी भूख को भी बढ़ाएगी। दोस्तों इस प्रोडक्ट के लिए मैं आपको अपनी फैमिली का एक टेस्टिमनी दे सकता हूं विथ योर परमिशन? शायद मैंने किसी किसी को कहा भी था हाल ही में, मेरे फैमिली में से किसी को हाल ही में सीवियर सीवियर गैस्ट्राइटिस हुआ। और मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और जिनको ये प्रॉब्लम हुआ वो भी खुद बीएससी नर्स हैं। तो कॉमन मेडिसिन जो ऐसे केसेस में देना चाहिए हम लोगों ने यूज किया। पीपीआई यूज किए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे पेंटोप्राजोल, एंटासिड यूज किए, एंजाइम्स यूज किए और थोड़ा ज्यादा पोटेंट एंटासिड भी यूज किया, लेक्सिटिव भी यूज किया। तो ये सारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो हम लोगों ने सोचा पेंटोप्राजोल इंजेक्शन दे देंगे। उससे पहले सोचा किसी डॉक्टर से मिलकर उसका राय लेते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने करीब 20-25 हजार का टेस्ट लिखा कि आपको एंडोस्कोपी करना होगा, ब्लड टेस्ट करने होंगे, कोलोनोस्कोपी करना होगा, एक और टेस्ट है एच पाइलोरी का टेस्ट करना होगा, एक्सेट्रा बहुत सारे टेस्ट दिए। कम से कम 20-25 हजार का खर्च होता। ये जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन में है ये वाला प्रोडक्ट, साथ में डाइजेस्टोसिड, सिर्फ यही दो प्रोडक्ट लेके दिया, 2 दिन में ठीक हो गए, ओनली इन 2 days। पहला डोज लेने के बाद ही उनको बहुत कंफर्ट हुआ, बोला मेरा सर दर्द भी गायब हो गया, डिस्कम्फर्ट, प्रेशर जो पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था वो कम हो गया, गैस कम हो गया, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव जो एसिड सिक्रेशन है वो भी उनको थोड़ा नॉर्मल लगा। बोला और कुछ नहीं करना, बस यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है मुश्किल से 300 या 400 रुपए का प्रोडक्ट दिए होंगे, एंड एब्सोल्युटली फाइन, जहां पे 25 हजार का सिर्फ टेस्ट लिखा था। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन में है ये गजब का प्रोडक्ट है, कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आप किसी को भी दे सकते हैं। सौंफ, जीरा, धनिया और मिंट, ये इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन और इनसे होने वाली दूसरी तकलीफ है सर दर्द, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये पेट में जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों इसका जो बेनिफिट्स है, डाइजेस्टिव जूसेस को बनने में मदद करते हैं। जो एंजाइम जो जूसेस हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है उसको बनने में मदद करता है। उसके अलावा गैस, फ्लैटुलेंस को कम करेगा और गैस से होने वाली तकलीफ को भी कम करेगा। इसको कहते हैं कार्मिनेटिव एक्शन। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, यानी लिवर की कामकाज को बढ़ाएगा, किडनी की कामकाज को बढ़ाएगा। आपने खाना खाया, एनर्जी मिला, ये जो एनर्जी मिलने का जो रफ्तार है इस रफ्तार को बढ़ाएगा, यानी आपका शरीर
ज्यादा ज्यादा एनर्जी बनाएगा और इस्तेमाल करेगा, यानी शरीर खर्च करेगा बहुत सारे एनर्जी। इससे क्या होगा, आपका बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। तो आपका वेट भी कम होगा और बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छा रहेगा। ये लिवर, गोल ब्लैडर, पैंक्रियस, इन सब का बहुत अच्छा दोस्त है और बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। किसी को भी अगर आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी खाने के बाद तुरंत आपको डिस्कंफर्ट होता है, पेट में दर्द होता है, आपका बाउल क्लियर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है, डिसेंट्री, डायरियल फीलिंग्स है, आपको एसिड बनता है, अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा इस प्रोडक्ट को भी आप एक बार रेटिंग दें, कैसा लगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, वो है किडनी स्टोन्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और हमें डिटेल्स में ये भी नहीं पता कि किडनी स्टोन्स एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो अच्छा होता है तो फिर से वापस क्यों आता है। तो हम लोग थोड़ा सा किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये फोटो को ध्यान से देखिए। लेफ्ट वाला जो फोटो है वो महिला का बॉडी है और जो मिडिल में फोटो है वो पुरुष का ह्यूमन बॉडी है। आप देख सकते हो महिला और पुरुष में किडनी, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर ये सिमिलर है। दो किडनी होती है, दोनों किडनी से एक एक पाइप, जिससे यूरिन आपके यूरिथ्रा में आके, ब्लैडर में आके जमा होता है। किडनी में से पूरे दिन में, एक एक किडनी में से पूरे दिन में 180 लीटर खून गुजरती है। तो वो पूरा खून किडनी फिल्टर आउट करता है, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को वापस भेज देता है, वेस्ट को पानी के साथ यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। और किडनी से जो यूरिन बनती है वो यूरिथ्रा यानी यूरेटर्स, यूरिन को ले जाने वाले पाइप जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं, वहां में आके स्टोर होती है और फाइनली यूरिथ्रा से वो यूरिन बॉडी से बाहर जाती है। अब इस फोटो को जरा ध्यान से देखिएगा। राइट साइड वाले फोटो, राइट साइड वाले फोटो में आप देख सकते हो किडनी में कुछ ऐसे पार्ट्स है जहां पे आपको काला काला ट्रायंगुलर जैसा दिखेगा, इस तरह का काला काला ट्रायंगुलर शेप देख सकते हो, जो किडनी से दूर में है। किडनी के अंदर से दूर की तरफ जाता हुआ कुछ ट्रायंगुलर शेप्स है। यहां में किडनी के सारे फिल्टर्स होते हैं। जैसे जैसे आप किडनी के मिडिल के पार्ट में आते हो, इसको कॉर्टेक्स कहेगा। किडनी के जो स्टोन्स बनते हैं ये मिडिल में बनते हैं, आप देख सकते हैं ये स्टोन यहां पे बनता है। ये जो ट्रायंगुलर शेप का काला काला थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, इसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब है ऐसे मशीन, ऐसे फिल्टर पूरे यूनिवर्स में कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे। इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस छोटे छोटे फिल्टर यूनिट्स होते हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। उसके वहां से खून गुजरती है और किडनी उसको फिल्टर करके सारे जरूरी चीजों को खून से लेके, सारा ब्लड फिल्टर करके लेकर सारा पानी ले लेगा, उसमें से छाटेगा, अननेसेसरी चीजों को किडनी के अंदर से बाहर भेजेगा और जरूरत के चीजों को दोबारा से नेफ्रॉन के थ्रू से बाद में ब्लड में भेज देगा। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, बहुत सारे कारणों से स्टोन्स बनती है और वो स्टोन किडनी के अंदर में बनती है। सेंटर में आप देख सकते हैं जो गोल गोल काला काला आपको दिख रहा है, ये स्टोन है, ये स्टोन है। यहां से स्टोन बन के यहां पे आती है। स्टोन बनेगा इस सेंटर में और वहां से वो आगे की तरफ आ सकती है। जब तक स्टोन पेशाब को जाने वाले रास्तों को ब्लॉक नहीं करेगा, आपको दिक्कत नहीं होता है। जब तक ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस फ्लूइड को बाहर निकलने के प्रोसेस में रुकावट नहीं करता है, आपको तकलीफ नहीं होता है। तो अगर ये स्टोन आके, जैसे आप देख सकते हो
यूरेटर्स को अगर ब्लॉक करेगा तो दिक्कत करेगा। अगर वो स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरेथ्रा को ब्लॉक करेगा तब भी आपको दिक्कत होता है। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं किडनी स्टोन क्यों होता है। इसका जो कॉमन रीजन है, आप लेफ्ट साइड में देखें पहले, खाना पीना, गड़बड़ खाना खाएंगे तो स्टोन होगा। बहुत ज्यादा वजन होने से भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस पे, जैसे किडनी के फंक्शंस कमजोर है, यूरिक एसिड ज्यादा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, इस तरह के रीजन से भी स्टोन हो सकते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स, एक्सेसिव सप्लीमेंट्स, बहुत सारे मेडिसिन के कारण भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसका जो सिम्टम्स है, दो तरह का सिम्टम होंगे। अगर किडनी स्टोन आपके किसी भी पाइप को ब्लॉक कर देता है, किसी भी पाइप में जाके ब्लॉक कर दिया, जैसे यूरेटर्स हो गया, यूरिथ्रा हो गया, ऐसे में अगर ब्लॉक करेगा और पेशाब की, यूरिन की बहाव में रुकावट करेगी तो आपको ये पेन्स होंगे। बहुत ज्यादा पेट दर्द, शार्प पेन इन द साइड ऑफ द बैक, पीठ के साइड में, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, लोअर एंड बैक साइड ऑफ द बैक, वहां पे पेन होगा। रिब के नीचे यानी सीने की हड्डियों के नीचे पेन होगा। लोअर एब्डोमेन से, पेट के नीचे के हिस्से से पेन स्टार्ट होगा और आपके ग्रोइन एरिया तक जाएगा, यानी आपकी जांघों की तरफ वो पेन रेडिएट होगा। कुछ बार ऐसे भी होंगे कि दर्दों का बहाव आएगा और आपके इंटेस्टाइन में वो बह के आएगा, फिर इसी बहाव के साथ वो खत्म भी हो सकता है। कभी कभी ये बहाव तेजी से बढ़ेगा और खत्म होगा, यानी ये थोड़ा सा नॉर्मल पेन जैसा आपको नहीं महसूस होगा। पेशाब करने के टाइम में, यूरिन प्रोसेस के दौरान आपको पेन हो सकता है। उसके अलावा आपको कमजोरी, चक्कर आ सकते हैं, बैक एक, वॉमिटिंग हो सकता है, बुखार भी आ सकते हैं, ब्लड इन यूरिन हो सकता है। आपके यूरिन का ब्लड आने के कारण थोड़ा ब्राउन रेड बन सकता है। यूरिन में से बहुत खराब स्मेल भी आ सकता है। ये एक कॉमन सिम्टम है जिससे आप अपने यूरिन का डायग्नोसिस कर सकते हैं। आपको पेशाब करने के लिए एफर्ट्स लगाने होंगे। जैसे नेचुरली क्या होता है, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे यूरिन पास करना है। नेचुरली आप अपनी जिंदगी जीते जाते हो, रोजमर्रा के काम करते जाते हो, धीरे धीरे आपका यूरिन का फीलिंग्स आता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बनने लगता है। आप कुछ देर तक इसको झेल सकते हो, फिर आपको लगता है अभी पास करना चाहिए। लेकिन स्टोन होने पे ऐसा नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा, मुझे अभी यूरिन पास करना होगा, यू नीड एफर्ट, और आपको फोर्सफुली निकालना होगा। ये आसानी से होता नहीं है। तो ये थोड़ा फ्रीक्वेंट भी हो सकता है, आपको फील ज्यादा आएगा, लेकिन यू हैव टू मेक एन एफर्ट। उसके अलावा वॉमिटिंग, नाउजिया, सर्दी, इस तरह की सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। किडनी में जो स्टोन्स होते हैं वो चार तरह के स्टोन होते हैं। उसमें कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, स्ट्रोवाइट्स होते हैं और सिस्टाइन स्टोन्स होते हैं, और वो कुछ इस तरह से दिखते हैं जो नीचे और लेफ्ट साइड में भी हैं। कैल्शियम स्टोन बेसिकली बहुत ज्यादा कैल्शियम ब्लड में रहेगा तो होगा। बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड में हमेशा कैल्शियम रहता है तो हो सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कैल्शियम की टेबलेट आप 1 महीना लगातार यूज करो, फिर 1 महीने का गैप दो, आप फिर से यूज करो, दिस इज वन वे। या फिर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप देते हो, आप उनको कहो हफ्ते में 2 दिन यूज करें। 1 दिन यूज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर से यूज किया, 2 दिन नहीं किया। यूरिक एसिड स्टोन बहुत ज्यादा यूरिक एसिड से बनता है। स्ट्रोबाइट बेसिकली यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण बन सकता है और ये बहुत जल्दी बनता है। तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो सिम्टम है, आपको मलेरिया की तरह शिवरिंग के साथ बुखार आ सकता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आप उसको जरूर कैलकुली फ्लश और कैलकुली फ्री दे, क्योंकि इससे, और फ्रीक्वेंटली ऐसा होगा तो उनके स्टोन बन सकते हैं। और सिस्टाइन स्टोन ये थोड़ा सा जेनेटिकल है। अगर किसी के पेरेंट्स से उनको ये तकलीफ जेनेटिकली आ गया होगा तो उनके बॉडी में इस तरह के स्टोन बन सकते हैं। ये वाला फोटो बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से देखें। जो दो फोटो है इसमें, लेफ्ट में एक और राइट में एक, दोनों सिमिलर होगा, आपको दिखेगा फूड्स रिकमेंडेशन
फूड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, फूड रिकमेंडेशंस, फूड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी लेना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, बहुत सारे करेला और गाजर खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, नींबू लेना चाहिए, तरबूज लेना चाहिए, पाइनएप्पल का जूस लेना चाहिए, बहुत ज्यादा फाइबर जैसे बार्ली, ओट्स जिसमें स्टोन को रोकने की क्षमता होता है उसको लेना चाहिए। राइस ब्रैन, आपको नेचुरल राइस ब्रैन को तो खरीदने को मिलता नहीं है, आप यंगफिल्ड राइस ब्रैन ऑयल ले लो। दाल लेना चाहिए, और नट्स, ट्री नट्स, बादाम जो पेड़ों पे उगते हैं, यानी जो हमारा मूंगफली है वो नहीं, कैश्यू, इसको क्या बोलेगा, अखरोट, अखरोट जैसा बादाम लेना चाहिए। जो नहीं लेना चाहिए वो है पालक, पालक जैसा पत्ते कम खाना चाहिए, इससे स्टोन बनते हैं। अगर किसी के यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स होने का चांस है, आप कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल और मशरूम भी कम खाएं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन और मशरूम कम ले। चीकू और अंगूर भी कम ले, चीकू और अंगूर। आप पामकिन भी कम ले। स्ट्रॉबेरी और रेसबेरी भी आपको कम लेना चाहिए। उसके अलावा मटन, चिकन, फिश और अंडा भी आपको बहुत कम लेना चाहिए, या फिर आप बंदी करोगे तो अच्छा है। काजू नहीं लेना चाहिए, मैंने कहा पेड़ों पे उगने वाला बादाम यानी अखरोट लेना चाहिए। बड़ा पेड़, काजू भी पेड़ पे उगता है, लेकिन इसको आप छोटे पेड़ों में भी काउंट कर सकते हो। जो बड़ा पेड़ है उसका लेना चाहिए। काजू नहीं लेना है। चाय, कॉफी, चॉकलेट नहीं लेना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है कैलकुली फ्लश और कैलकुली फ्री। मैं शॉर्ट में बताता हूं, किसी का अगर स्टोन का साइज 6 mm 7 mm से कम है, आप कैलकुली फ्लश लो। इसमें 20 ग्राम पाउडर आता है। सुबह उठ के खाली पेट में आपको 5 ग्राम लेना है, यानी ये डिब्बा आपका 4 दिन जाएगा। 4 दिन लेने के बाद आप एक डिब्बा फिर से लो, उसके बाद एक डिब्बा फिर से लो। ऐसे 3-4 डिब्बा, 4-5 डिब्बा लेने के बाद आप एक बार अल्ट्रासाउंड करके देखो। अगर स्टोन चला गया ठीक है, अगर नहीं चला गया तो आपको फिर से लेना होगा। और साथ साथ आप मतलब 4-5 डिब्बे के बाद आप कैलकुली फ्लश, सॉरी कैलकुली फ्री लेना शुरू करो। स्टोन जो बनता है वो एक बार में इतना बड़ा स्टोन नहीं बनता है। कैल्शियम क्रिस्टल डेपोजिट होना शुरू होगा, थोड़ा 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 थोड़ा। यूरिक एसिड का क्रिस्टल डेपोजिट होना शुरू होगा, थोड़ा 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 थोड़ा। और ये स्टोन बनने में टाइम लेगा, 3-6 महीना ले सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने स्टोन निकाल दिया और फ्यूचर में नहीं बनेगा। वो जो खाने पीने का चार्ट मैंने दिखा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और कैलकुली फ्लैश 5-6 बॉटल यूज करने के बाद आपको 3 महीना लगातार कैलकुली फ्री भी यूज करना है, और लगातार 4 लीटर पानी पीने का हैबिट भी बनाना होगा। इस तरह से आप ये दोनों प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कैलकुली फ्लश और कैलकुली फ्री। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे, और मुझे उम्मीद है आप सबको आज का सेशन पसंद आया। तो आप चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कैसा लगा आप आउट ऑफ 10 रेटिंग भी दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं सेशन को खत्म करता हूँ। थैंक यू।